हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंसिस टेक लिमिटेड के बारे में, और आज की इस वीडियो में इनका Q3 FY25 का क्वार्टरली रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि आखिर सिंसिस टेक लिमिटेड में क्या चल रहा है, करंट टाइम में इनका क्वार्टरली रिजल्ट कैसा आया है और फ्यूचर का क्या आउटलुक हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि सिंसिस टेक लिमिटेड में मेरी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है और अपने क्लाइंट्स को भी मैंने रिकमेंड किया। तो दोस्तों, ये चीजें डिस्क्लोज करने का बस मकसद ये है कि एक ट्रांसपेरेंसी बिल्ड रहे। अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ तो इस वजह से एनालिसिस देने से पहले इसमें चीजें क्लियर हो जाए तो ज्यादा बेटर होता है। बाकी आपको अपना खुद का इन्वेस्टमेंट करना है तो अपना रिस्क एपेटाइट और कंपनी पे फर्दर रिसर्च करें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले। तो दोस्तों, अगर इसके शेयर प्राइस की बात करें, जैसा कि देख सकते हैं कि जनवरी में इसने 2000 का लेवल टच किया, फिर उसके बाद पूरी मार्केट ही गिर रही थी तो ये भी शेयर गिरा है, 1452 पे लो लगाया है, फिर उसके बाद बाउंस बैक किया। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि एक बार नया हाई लगाता हुआ दिख रहा है, जो कि 1800 पे बाउंस बैक करके पहुंच गया था। हालांकि अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 5% डाउन है और 1734 रुपए पे क्लोजिंग हुई है। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो अभी भी काफी स्ट्रांग है, जो कि ये 50 डीएमए से अभी ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, सिंसिस टेक लिमिटेड ये एक कंपनी है जो कि बीएसई में लिस्टेड है। मार्केट कैप की बात करें 3025 करोड़ रुपीस की है, स्टॉक भी 57 का दिख रहा है। आरओसी की बात करें 22% का काफी हेल्दी है, आरओई भी 16% का काफी हेल्दी दिख रहा है। करंट टाइम में शेयर प्राइस की बात करें 1734 रुपए पे क्लोजिंग हुई है, जिसने 2105 रुपए का हाई लगा चुका है। तो दोस्तों, इस कंपनी पे मैंने ऑलरेडी स्टॉक एनालिस्ट दिया हुआ है, वो अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिए, लिंक आई बटन में दिया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इनका क्वार्टरली रिजल्ट का रिव्यू करेंगे और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट ने कौन कल में क्या अपडेट्स दी। तो दोस्तों, अगर इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दिसंबर 24 में 112 करोड़ रुपीस का कंपनी ने रेवेन्यू किया, जो कि पिछले साल सिर्फ ये रेवेन्यू 63 करोड़ रुपीस का था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रेवेन्यू डबल हो गया है। इसी के साथ सितंबर क्वार्टर की बात करें तो 90 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू था। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इसी के साथ नेट प्रॉफिट की बात करें तो 18 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया गया, जो कि पिछली साल से 10 करोड़ रुपीस का था। और पिछले क्वार्टर हालांकि यहाँ पे टैक्स रेट काफी हाई दिख रहा है, 54% का दिख रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा नेट प्रॉफिट कम था, 12 करोड़ रुपीस का था। लेकिन यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इसका बेस्ट तरीका देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख ले, जो कि 21 करोड़ का था, अभी बढ़ करके 24 करोड़ रुपीस का हो गया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 19 करोड़ रुपीस का पिछले क्वार्टर भी था, जो कि कांस्टेंट बना हुआ है। हालांकि पिछले साल ये से 17% का था। तो अच्छी बात यह है कि 19% का ये मार्जिन मेंटेन कर रहे हैं। अदर इनकम भी देख सकते हैं कि 6 करोड़ रुपीस का दिख रहा है। इसी के साथ डिप्रिसिएशन भी सिर्फ 2 करोड़ रुपीस का दिख रहा है, और डिप्रिसिएशन जो कि 3 करोड़ रुपीस का है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल सा दिख रहा है। तो दोस्तों, इसी के साथ एनुअलाइज्ड रिजल्ट पे अगर नजर डालें तो FY24 में हमने देखा कि 253 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू था, जो कि TTM बेसिस पे अभी 350 करोड़ रुपीस के आसपास दिख रहा है। इसी के साथ नेट प्रॉफिट जो 35 करोड़ रुपीस का था, अभी बढ़ करके 53 करोड़ रुपीस का TTM बेसिस पे दिख रहा है। हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अभी TTM बेसिस पे सिर्फ 18% का दिख रहा है। हालांकि ये करंट क्वार्टर में 19% का ये मेंटेन कर रहे हैं। साथ ही साथ अदर इनकम थोड़ा सा बढ़ी हुई है। इसी के साथ डिप्रिसिएशन भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कि 5 करोड़ रुपीस से बढ़ करके 7 करोड़ रुपीस का हो गया। तो ओवरऑल TTM में चाहे वो फिर रेवेन्यू हो या फिर प्रॉफिट हो, काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो दोस्तों, अगर इनके बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इक्विटी कैपिटल बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कि 16 करोड़ रुपीस था, वो बढ़ करके 17 करोड़ रुपीस का हुआ है। इसका मतलब है कुछ ना कुछ शेयर इशू किया गया है। इसी के साथ यहाँ पे इक्विटी कैपिटल और रिजर्व देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 350 करोड़ रुपीस का है, जहाँ पे कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, सिर्फ 19 करोड़ रुपीस की बोरोइंग दिख रही है। इसी के साथ अदर एसेट्स पे नजर डाले तो इन्वेंट्रीज का लेवल देख सकते हैं कि कुछ है नहीं, क्योंकि ये कंपनी मेनली सर्विस बिजनेस में, इसीलिए कोई भी इन्वेंट्री होल्ड नहीं कर रहे। ट्रेड रिसीवेबल की बात करें जो कि 99 करोड़ रुपीस का था FY24 के एंड में, अभी फर्स्ट हाफ FY25 में 75 करोड़ रुपीस का ट्रेड रिसीवेबल है। इसी के साथ कैश इक्विवेलेंट देख सकते हैं कि 19 करोड़ रुपीस का था। इन्होंने फंडिंग रेस की और 206 करोड़ रुपीस का कैश इनकी बुक में दिख रहा है। तो दोस्तों, अगर कैश फ्लोज की बात करें, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देख सकते हैं कि 47 से 49 करोड़ रुपीस का पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने कैश जनरेट किया है। इसी के साथ इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं 9 से 5 करोड़ रुपीस का। हालांकि कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी निगेटिव में दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी से यहाँ पे बोरोइंग का रिपेमेंट किया है लगातार, इसी के साथ डिविडेंड भी पे किया है। तो दोस्तों,
हालांकि इन्होंने रिसेंट में फंडिंग भी रेस की है, जो कि FY25 का जब कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा तो उसमें दिखेगा, क्योंकि ये जो अभी डेटा हम स्टडी कर रहे हैं ये FY24 तक का है। हालांकि FY25 में ऑलरेडी 3 क्वार्टर जा चुका है, तो अगले क्वार्टर जब मार्च का रिजल्ट आएगा उसके बाद FY25 का डेटा देखेंगे, उसमें प्रोसीड फ्रॉम शेयर्स भी दिखेगा। तो दोस्तों इसी के साथ रेशियोज की बात करें तो डेटा डेज देख सकते हैं कि 154 दिनों का था, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, 143 दिनों का दिख रहा है। हालांकि दिसंबर क्वार्टर में मैनेजमेंट ने फर्दर इसमें इंप्रूवमेंट की है, कितना एग्जैक्ट इंप्रूवमेंट हुआ है वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ वर्किंग कैपिटल डेज देख सकते हैं कि FY23 में 201 दिनों का था, जो कि FY24 में 145 दिनों का रहा। यहाँ पे अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, लेकिन अभी दिसंबर क्वार्टर में इसमें फर्दर रिडक्शन देखने को मिला है। साथ ही साथ ROC की बात करें तो FY23 में 16% का था और FY24 में 22% का ROC इन्होंने मेंटेन करके चल रहे हैं। तो दोस्तों अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग देख सकते हैं कि 51.86% की एकदम कांस्टेंट बनी हुई है। हालांकि इन्होंने फंडिंग रेस की थी जून और सितंबर के बीच में, इसकी वजह से 55% से होल्डिंग घट करके 51% रह गई है। FIs की भी इसमें होल्डिंग है जो कि बढ़ी हुई दिख रही है। DIs की इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे DIs भी एंट्री ले चुके हैं, जो कि 0.25% की होल्डिंग मेंटेन कर रहे हैं। पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो आधा % से घटी हुई है, 43.33% है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करें 15,560 है, जो कि बढ़ करके 22,524 नंबर ऑफ इन्वेस्टर दिसंबर तक इसमें इन्वेस्टेड है। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि सिंथेसिस टेक लिमिटेड का जो शेयर प्राइस था 1450 के आसपास ये बाउंस बैक किया। अभी रिसेंटली इन्होंने 1800 का लेवल दोबारा से टच किया था। हालांकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये 5% डाउन था और 1734 पे क्लोजिंग हुई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 50 DMA से ऊपर ये अभी ट्रेड कर रहा है, तो शेयर में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिख रही है। इसके अलावा क्वार्टरली रिजल्ट काफी अच्छा आया, तो यहाँ पे पिछले साल के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट रेवेन्यू में 100% का जंप देखने को मिला है। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट भी 80% तक बढ़ा हुआ है। TTM रेवेन्यू भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रांग है। हालांकि इन्होंने रिसेंट में थोड़ा फंडिंग रेज की है, जिसकी वजह से कैश पोजीशन काफी स्ट्रांग दिख रही है। कैश फ्लो भी ये बिजनेस से जनरेट कर रहे हैं। साथ ही साथ बोरोइंग का इन्होंने रीपेमेंट करके कंपनी को डेट फ्री कर लिया। रेशियोज में हमने देखा है कि यहाँ पे वर्किंग कैपिटल साइकिल का इंप्रूव हो रहा है, जिसकी वजह से ROC भी इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। प्रमोटर्स वाली होल्डिंग में हमने देखा कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में प्रमोटर्स की होल्डिंग कांस्टेंट बनी हुई है। FIs ने भी अपनी स्टेक बढ़ाई है, DIs की भी निग्लिजिबल सी स्टेक अभी स्टैंड दिख रही है। पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो ओवरऑल कम हुई है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों आप आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रही, मैनेजमेंट ने आने वाले क्वार्टर और आने वाले सालों के बारे में क्या बताया, ताकि हम डिसीजन ले पाए कि करंट टाइम में इन्वेस्टमेंट करना कैसा होगा। तो चलिए एक मैनेजमेंट की कमेंट्री को डिस्कस करें। तो दोस्तों सबसे पहले इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे एक नजर देख लेते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि रेवेन्यू और EBITDA दोनों में ग्रोथ देखने को मिली है। उसके पीछे की वजह है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट में एग्जीक्यूशन काफी तेजी से किया है, ऑपरेशनल इफिशिएंसी भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से 19% का हायर EBITDA मार्जिन इन्होंने रिपोर्ट किया। और पहले 9 महीने FY25 की बात करें तो इन्होंने जो भी रेवेन्यू किया था FY24 में, उसका सारा डेटा चाहे फिर रेवेन्यू के टर्म्स में हो, नेट प्रॉफिट या फिर EBITDA, सारे FY24 में जो भी इन्होंने अचीव किया था अभी पहले 9 महीने में ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि FY24 में जो भी रेवेन्यू किया था अभी FY25 में पहले 9 महीने में उतना ये अचीव कर चुके हैं। तो दोस्तों इनकी ऑर्डर बुक भी काफी स्ट्रांग है। इन्होंने बताया कि टोटल 1390 करोड़ रुपीस की दिसंबर क्वार्टर के एंड तक इनके पास ऑर्डर बुक है, जहाँ पे वाटर प्रोजेक्ट से रिलेटेड 1189 करोड़ रुपीस के ऑर्डर है। इसके अलावा जियो स्पेशियल और इंटरप्राइज सॉल्यूशन की बात करें तो 199 करोड़ रुपीस का ऑर्डर इस सेगमेंट से भी है। तो दोस्तों एक चीज जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि यहाँ पे TTM रेवेन्यू देख सकते हैं कि 350 करोड़ रुपीस का है। उसके बेसिस पे ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग दिख रही है, जहाँ पे ये 1400 करोड़ रुपीस की ऑर्डर बुक इनके पास है। तो यहाँ पे ये पूरी ऑर्डर बुक आने वाले 2 सालों में रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे टॉप लाइन काफी तेजी से ग्रो कर सकती है। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा था कि FY24 में FY23 के कंपैरिजन में वर्किंग कैपिटल इंप्रूव हुआ था, लेकिन यहाँ पे फर्दर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। यहाँ पे अभी वर्किंग कैपिटल डेज यहाँ पे 124 डेज का दिख रहा है, जो कि FY24 यानी मार्च 24 में 145 दिनों का था। तो फर्दर इंप्रूवमेंट हुई है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों इनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और पेंशन प्लान है उसको डिस्कस कर लें। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि फंड रेज किया है, साथ ही साथ कैश रिजर्व भी मेंटेन कर रहे हैं। तो इन्होंने 235 करोड़ रुपीस की इक्विटी और वारंट इशू करके इन्होंने रेज किए थे
है। साथ ही साथ यहाँ पे बात करें 125 करोड़ रुपीस का अभी सरप्लस इनके पास है। साथ ही साथ बिजनेस से भी 20 करोड़ रुपीस जनरेट हुआ है। तो फाइनेंशियल पोजीशन तो काफी स्ट्रांग दिख रही है, जिनके पास इनफ कैश इनके पास पड़ा हुआ है। इसके अलावा ये एक्विजिशन और एक्सपेंशन की भी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि 4 एक्विजिशन अपॉर्चुनिटीज को ये इवेलुएट कर रहे हैं, जिसमें से 2 फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हैं और मैनेजमेंट ने बताया कि आने वाले 2-3 महीने में यानी 1 क्वार्टर के अंदर ये कुछ ना कुछ एक्विजिशन की अपडेट देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो कैश इन्होंने रेज किया है, तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, जहाँ पे ये कुछ कंपनीज एक्वायर करना चाहते हैं ताकि कंपनी में ग्रोथ ला सके। तो दोस्तों सिंसिस टेक पे फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि सिंसिस टेक इसके अलावा और भी शेयर हैं जो कि हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से शेयर पे हमने रिकमेंडेशन दी है, तो आप हमारी स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको रेगुलर बेसिस पे जो भी हमारी नई रिकमेंडेशन है या किसी शेयर में अगर एग्जिट लेते हैं तो वो अपडेट्स आपको मिल सके। इसके अलावा हमारे पास कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज है, जिसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने के लिए आप मुझे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इनके पास ऑर्डर बुक की बात करें तो रफली 1400 करोड़ रुपीस की है, लेकिन अगर इनके की प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इन्होंने मेजर कॉन्ट्रैक्ट जीता है, जिसमें से मेनली महाराष्ट्र रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है जो कि 381 करोड़ रुपीस का है। इसके अलावा महाराष्ट्र स्टेट में एक IoT बेस्ड वाटर प्रोजेक्ट है, जिसकी भी वैल्यू 332 करोड़ रुपीस की बताई जा रही है। इसके अलावा सिडको इंटीग्रेटेड GIS इंटरप्राइजेस है, यहाँ से भी 29 करोड़ रुपीस का ऑर्डर मिला हुआ है। MHADA डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो 28 करोड़ रुपीस का ऑर्डर यहाँ से भी मिला है। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट की पॉलिसीज काफी फेवरेबल है और करंट टाइम में काफी बड़े बड़े काम चल रहे हैं, खास करके जल जीवन मिशन है, जहाँ पे 2028 तक ये प्लान है कि यहाँ पे इंडिया में वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जा सके। इसके लिए CS टेक कंपनी का काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा नेशनल जियो स्पेशियल मिशन है, जो लैंड रिकॉर्ड है और इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनका सारा जो डेटा होगा ऑनलाइन जाएगा और यहाँ पे जो भी डेटा की स्क्रीनिंग हो, रिकॉर्ड हो, करना हो, यहाँ पे CS टेक ये सारा काम करेगी। इसके अलावा अर्बन सेक्टर का रिफॉर्म की बात हुई, जहाँ पे ये म्युनिसिपल गवर्नमेंट्स हो या फिर अर्बन प्लानिंग हो, क्योंकि आज की डेट में सारा ये डेटा ऑनलाइन जा रहा है। तो यहाँ पे CS टेक कंपनी जो है ये सारा डेटा स्टडी करके गवर्नमेंट को गाइड करेगी कि आपको किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना है, अर्बनाइजेशन कैसे करना है, या फिर किसी एरिया का लैंड रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है। तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज CS टेक को आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों इनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है और फ्यूचर का क्या आउटलुक हो सकता है, इसको डिस्कस कर ले। तो दोस्तों इन्होंने मेग नेक्स्ट नाम की एक कंपनी एक्वायर की और यहाँ पे ये टेक सॉल्यूशन दे रहे हैं स्पेशली गेमिंग और एडटेक कंपनीज को। तो यहाँ पे जियो स्पेशियल डेटा को प्रोसेसिंग करके ये इंडस्ट्री को कैटर करेंगे। तो यहाँ पे मेनली इनका प्लान है कि यहाँ पे टेक सॉल्यूशन जो ये दे रहे हैं, यहाँ पे करंट टाइम में 65% रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन अगर इन इंडस्ट्रीज में इनका कंट्रीब्यूशन बढ़ा तो यहाँ पे मार्जिन फर्दर इंप्रूव होता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों इसके अलावा इंटरनेशनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी देख रहे हैं, मेनली यूएस में टेलीकॉम में। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि यहाँ पे ये यूएस के टेलीकॉम मार्केट में कुछ जियो स्पेशियल सर्विसेज की जो डिमांड है उसको फुलफिल करेंगे और यहाँ पे इंटरनेशनली अपना रेवेन्यू बढ़ाएंगे। तो दोस्तों अभी तक यहाँ पे जो भी बिजनेस मिल रहा है इंडिया में मेनली अभी गवर्नमेंट से मिल रहा है, लेकिन यूएस में अगर ये जा रहा है टेलीकॉम में तो यहाँ पे प्राइवेट ऑर्डर्स मिल सकते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी होगा। इसके अलावा बिजनेस में कुछ नई रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज भी देखने को मिलेगी। तो गवर्नमेंट पे जो बिजनेस है उस पर डिपेंडेंसी कम होगी। तो दोस्तों ये अपने सिस्टम में AI का इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं ताकि ये जो भी प्रोसेस और सर्विसेज दे रहे हैं उसको आसान किया जा सके। तो ये अक्रॉस दी फंक्शन ये अपनी कंपनी में AI का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर इनके सेगमेंटल रेवेन्यू और एग्जीक्यूशन टाइमलाइन की बात करें तो इन्होंने बताया कि Q3 FY25 में इन्होंने टोटल 118 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू किया, जहां पे सिंसिस टेक से 100 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू आया हुआ है और एली ग्रो से भी 18 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू आया हुआ है। तो दोस्तों एली ग्रो में जो यूएस का मेनली इनका बिजनेस है और यहाँ पे अभी 18 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन ये अभी बिजनेस EBITDA लेवल पे तो प्रॉफिटेबल है, लेकिन नेट प्रॉफिट के टर्म्स में अभी इसमें प्रॉफिटेबिलिटी आना बाकी है। तो दोस्तों एली ग्रो जैसे ही प्रॉफिटेबल होगा ओवरऑल बॉटम लाइन और ज्यादा तेजी से ग्रो कर सकती है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ पे हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में देख रहे हैं कि 18 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट दिख रहा है। जैसे ही स्टैंड लोन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे प्रॉफिट देख सकते हैं कि 20 करोड़ रुपीस का दिख रहा है, लेकिन कंसोलिडेट पे क्लिक करके ये प्रॉफिट सिर्फ 18 करोड़ रुपीस का दिख रहा है, जिसकी वजह है कि एली ग्रो अभी प्रॉफिटेबल नहीं है, थोड़ा सा ये नुकसान रिपोर्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही आगे ये बिजनेस प्रॉफिटेबल होता है इनका नेट प्रॉफिट और भी ज्यादा ग्रो कर सकता है, साथ ही साथ मार्जिन भी इम्प्रूव कर सकता है।
तो दोस्तों इन्होंने ऑर्डर एग्जीक्यूशन की टाइमलाइन बताया कि FY26 में तकरीबन 550 करोड़ रुपीस का ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी करंट टाइम में 1400 करोड़ रुपीस के ऑर्डर हैं, ये आने वाले 24 महीने में सारा ऑर्डर्स जो रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। हालांकि उसमें 10% का पार्ट ऐसा भी है जो कि ओपेक्स का है, जो कि आने वाले 5 सालों में ये रेवेन्यू में कन्वर्ट होगा। लेकिन मेनली 90% जो ऑर्डर्स हैं, तकरीबन कह सकते हैं कि 1100 करोड़ रुपीस के, जो कि आने वाले 24 महीने में रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों TTM रेवेन्यू की बात करें जो कि 350 करोड़ रुपीस का है, जो मैं कहता हूँ कि 1100 करोड़ रुपीस का ऑर्डर अगर हर साल इक्वली रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाए तो कह सकते हैं कि तकरीबन 550 से 600 करोड़ रुपीस का ऑर्डर आने वाले 2 सालों में हर साल दिख सकता है। और अभी रेवेन्यू सिर्फ 350 करोड़ रुपीस का है। इसके अलावा जैसा कि इन्होंने ऑलरेडी गाइड किया कि FY26 में तकरीबन 550 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू देखने को मिल सकता है। तो इसका मतलब है कि FY26 में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अगर इनके टेक सॉल्यूशन और जियो स्पेशियल इंजीनियरिंग की बात करें तो लेटेस्ट क्वार्टर में टेक सॉल्यूशन से 63 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू आया, जो कि लास्ट क्वार्टर में सिर्फ 36 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू था। तो दोस्तों काफी अच्छी बात है कि यहाँ पे टेक सॉल्यूशन से यहाँ पे कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है और ये काफी हाई मार्जिन बिजनेस है। इसके अलावा जियो स्पेशियल इंजीनियरिंग से भी 49 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू आया हुआ है। तो फ्यूचर में जो भी मेनली रेवेन्यू आएगा टेक सॉल्यूशन से आने वाला है और यहाँ पे मार्जिन काफी आई है, तो फ्यूचर में और भी ज्यादा मार्जिन इनका इंप्रूव कर सकता है। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि इन्होंने काफी अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट दिसंबर में इन्होंने डिक्लेयर किया। हालांकि शेयर प्राइस में काफी तेजी से गिरावट हुई, लेकिन शेयर ने 1450 के लेवल पे सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक किया, लेकिन करंट टाइम में 1700-1800 के लेवल के बीच में ट्रेड कर रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कंपनी काफी प्रॉफिटेबल है। हालांकि यहाँ पे यूएस बिजनेस अभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया, लेकिन आने वाले सालों में वो भी प्रॉफिटेबल होगा। नेट प्रॉफिट काफी तेजी से ग्रो कर सकता है। इसके अलावा इनके पास स्ट्रॉन्ग रफली 1400 करोड़ रुपीस की ऑर्डर बुक है, जो कि आने वाले 2 सालों के अंदर रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके साथ नए ऑर्डर्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्वार्टरली बेसिस पे 300 करोड़ रुपीस की ऑर्डर विन कर सकते हैं। और इन्होंने गाइडेंस भी दिया कि एवरी क्वार्टर ये 200 से 300 करोड़ रुपीस के नए ऑर्डर ये विन कर सकते हैं। हालांकि अभी TTM रेवेन्यू की बात करें तो सिर्फ 350 करोड़ रुपीस का है। उसके बेसिस पे अभी ये ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है और नए ऑर्डर भी इनको मिलते हैं, तो आने वाले सालों में बिजनेस में मल्टीफोल्ड ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों जहां तक शेयर प्राइस का सवाल है, यहाँ पे स्टॉक भी 57 का दिख रहा है, जो कि मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ग्रोथ है उस हिसाब से जस्टिफाइड है। हालांकि थोड़ा सा स्टॉक भी थोड़ा हायर साइड दिख रहा है, लेकिन अगर इस शेयर को 2-3 साल तक होल्ड करते हैं और इतनी ग्रोथ पॉसिबल होती है तो भी काफी अच्छा रिटर्न ये शेयर दे सकता है। तो दोस्तों यही एक्सपेक्टेशन के साथ मैंने पर्सनली इसमें इन्वेस्टमेंट किया है और अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है। लेकिन दोस्तों अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपनी रिसर्च करिए, अपना रिस्क एपेटाइट देखें, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले। तो दोस्तों आपकी क्या इन्वेस्टमेंट है कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे भी बताएं। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस मैं रेगुलरली अपडेट करते रहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।